राम राम सभी को। चले फिर शुरू करते हैं मैकेनिकल टीवी को। राम राम सभी को। तो आज सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कुछ तुम्हें बता देता हूँ इसके बारे में कि तुम्हें नोट्स कहाँ से मिलेगा, क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो जब हम बात करेंगे क्या पढ़ना है तो तुम्हें मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना कि एसएससी जेई में एक और दूसरा तुम्हारा स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम जितना होता है इंजीनियरिंग का या कोल इंडिया वाला जो जितना पेपर होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उतना तुम्हारा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, वो सारा बन जाएगा। गेट के लिए तो तुम अभी मत पढ़ना, अभी मैं तुम्हें स्टेट लेवल के पढ़ा रहा हूँ। अगर आगे जैसा होगा उसके हिसाब से आगे जाया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है ये पूछ रहा है। तो ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है इसका डिफिनीशन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये। It is a branch of science which deal with the energy interaction and its effect on system and surrounding। मतलब क्या हुआ कि हम पे आप ये क्या कह रहा है कि ये एक साइंस का पार्ट है जिसमें क्या होता है कि हम एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली। उसका इफेक्ट किस पे, सिस्टम और सराउंडिंग पे। अब देखो सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। अब सिस्टम और सराउंडिंग की बात करें तो मैं एक डायग्राम से सिंपल सैंपल बताता हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम क्या होता है, इट इज ए फिक्स मास। देखो ये सिस्टम है तुम्हारा, ठीक है, ये सिस्टम है तुम्हारा, यहाँ लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा होगा, ये मैं नोट कर दिखा रहा हूँ तुम्हें पेंसिल से। ये सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, इट इज ए फिक्स्ड मास और रीजन इन स्पेस विच आवर स्टडी आर फोकस्ड। मतलब क्या हुआ, सिस्टम वो होता है जिसपे हमारा स्टडी फोकस होता है। मतलब कि एनर्जी इंटरेक्शन जिसपे हम देख रहे हैं वो हमारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अब सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग सिस्टम को छोड़ के, मतलब क्या हुआ कि जो हम जिस पे स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम आपका हो गया, और सिस्टम को छोड़ के बाकी जो रेस्ट बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो उससे हम सराउंडिंग बोलते हैं। तो वो तुम्हारा सराउंडिंग हो गया। अब देखो एक एनर्जी, एनर्जी क्या होता है इसका डिफिनेशन देख लो। ये सब तुम पूछा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, एनर्जी क्या होता है। इट कैन बी अंडरस्टूड एज द एबिलिटी ऑफ काउ चेंज। मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को मतलब चेंज करने के लिए, मतलब तुम्हें क्या होगा, एनर्जी क्या होगा तुम्हारा। मान लो ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये पेन रखा हुआ है, इसमें कुछ चेंजेज आता है तो ऑब्वियस बात एनर्जी आता है, एनर्जी लगाते हैं। वैसे तो इसमें फोर्स लग रहा है, लेकिन तुम्हें और एग्जांपल दूं कि मान लो पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर तुम्हें पता होगा। देखो यहाँ पे पिस्टन है, ये तुम्हारा सिलेंडर है ये वाला पार्ट, और ये तुम्हारा पिस्टन है। देखो यहाँ लिखा हुआ पिस्टन, और ये तुम्हारा बाउंड्री जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, तो पिस्टन अगर मूव कर रहा है बहुत टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी बीडीसी तुम्हें पता होना चाहिए। टीडीसी बीडीसी क्या होता है, मैं तुम्हें दिखा दूं। देखो मान लो कि तुम्हारा ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये पिस्टन हो गया, ठीक है, ये तो ये तुम्हारा टीडीसी हो जाता है और ये तुम्हारा बीडीसी हो जाता है। इसके बारे में आगे मैं जब आईसी पढ़ाऊंगा फिर तुम्हें बता दूंगा, बेसिक सीख लो कि ये टीडीसी होता है और बीडीसी होता है। मतलब टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो ये मूव करता है ऐसे, पिस्टन सिलेंडर में मूव करता है ऊपर के नीचे। तो देखो पिस्टन अगर नीचे यहाँ पे मान लो ये बीडीसी पे है, अगर ये टीडीसी पे जा रहा है तो कुछ एनर्जी तो लगा होगा। तो जो एनर्जी जो लगा, जो भी इसमें चीज लगा उसको, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पिस्टन सिलेंडर की बात करें तो फिक्स्ड बाउंड्री क्या होता है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा सिलेंडर का वॉल हो गया वो तुम्हारा फिक्स्ड बाउंड्री हो गया। मतलब इससे बाहर तो पिस्टन जा नहीं सकता है। मूव क्या कर रहा है, जो पिस्टन वाला पार्ट हो गया, पिस्टन का जो पार्ट हो गया, देखो ये मूव कर रहा है तो ये मूविंग बाउंड्री हो गया। वही तो एक बाउंड्री है ना इसके लिए, अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ उसके लिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। इस अगला देखेंगे तो बाउंड्री क्या होता है। इट इज अ रियल और इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब तुम्हारा रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी। रियल की जब बात करें तो क्या होगा कि सराउंडिंग से क्या करेगा। जैसे मान लो पिस्टन एग्जाम्पल लो, पिस्टन में रियल बाउंड्री तुम्हारा क्या हो गया, पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट में तुम्हारा सिलेंडर रियल बाउंड्री हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम करते हैं इमेजिनरी बाउंड्री, तो इमेजिनरी बाउंड्री कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि तुम इन्वायरमेंट में कोई स्पेसिफिक लोकेशन का कुछ निकाल रहे हो, एनर्जी निकाल रहे हो, या कुछ ह्यूमिडिटी निकाल रहे हो, तो जो तुम पढ़ किस पे रहे हो, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो पढ़ रहे हैं वो तुम्हारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, क्योंकि उसमें मेरा स्टडी है। और उससे बाहर का जो पार्ट हो गया तो हम मानेंगे कि इतना ही दूर तक हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बाहर जो हो गया एरिया वो क्या हो गया, इमेजिनरी बाउंड्री हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया बेसिकली। मैं तुम्हें आज बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, और इसका सारा नोट्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है, जिसका नाम मैं तुम्हें लिंक नीचे दे दूंगा, उस पर तुम कर लेना और नोट्स मिल जाएगा। अभी मैं सब दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछेगा
कि टाइप की सिस्टम कौन कौन सा क्या है तुम्हारा, ओपन है, क्लोज है, मतलब टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर करेगा। एग्जाम्पल क्या हुआ, विथ वल्व पिस्टन। देखो जो पिस्टन में वल्व जब लगा हुआ होता है तो क्या मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है? कैसे कैसे नहीं होता है, क्योंकि फ्यूल भी जाता है, एयर भी जाता है, उससे एग्जॉस्ट भी निकलता है, तो तुम्हारा मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या गया, ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो। ठीक है, समझ गए, एनर्जी ट्रांसफर हो लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि तुम्हारा बिना वल्व का क्या हो गया, पिस्टन। ठीक है, बिना वल्व का पिस्टन क्या हो गया तुम्हारा, क्लोज सिस्टम में आ गया, क्योंकि इसमें मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफर एनर्जी। अब तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में न मास ट्रांसफर होगा न एनर्जी ट्रांसफर होगा। याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम में न मास ट्रांसफर होता है और न एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल क्या होगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाहर कुछ ट्रांसफर होता ही नहीं है। एग्जाम्पल एक और तुम प्रैक्टिकली यहाँ पर देख लोगे, थर्मल फ्लास्क जो होता है, तुम्हारे जो थर्मस होता है, जिसको थर्मस बोलते हो, वो थर्मस फ्लास्क हो गया। उसमें क्या होता है तुम्हारा कि थर्मस फ्लास्क में तुम अगर मान लो आइडियल थर्मस फ्लास्क है तो उसमें अगर हॉट वाटर डालोगे तो हमेशा के लिए हॉट रह जाएगा, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए क्या होता है कि हम उसे मानते हैं कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। अब देखो, अब तुमसे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम देख लेना। आज क्या क्या अभी तक क्या क्या बेसिक है, इसलिए मैं दोबारा तुम्हें बता रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है तुम बता दिए। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेसिकली, कि एनर्जी इंटरेक्शन और उसका इफेक्ट के बारे में, किस पे, सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी तुम्हें पता है सब। सिस्टम क्या होता है जिसपे हम स्टडी करते हैं, वो सिस्टम तुम्हारा। सराउंडिंग क्या होता है, जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं उसके जितना बाहर होता है सारा सराउंडिंग होता है। ठीक है, बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री तुम्हारा क्या, सिस्टम और सराउंडिंग क्या करता है, सेपरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, तुम्हारा बाउंड्री मूवेबल और फिक्स दोनों हो सकता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम बेसिकली तुम्हारा तीन, ओपन, क्लोज और आइसोलेट। ओपन में क्या होता है, एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर करता है। एग्जांपल क्या होगा, विद वल्व, क्या, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। क्लोज में क्या होगा तुम्हारा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा लेकिन क्या नहीं करेगा, मास ट्रांसफर नहीं करेगा। मतलब क्या होगा, विदाउट वल्व का जो पिस्टन होता है उसको क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, क्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होगा तुम्हारा, ना एनर्जी ट्रांसफर होगा या मास ट्रांसफर होगा। जैसे एग्जांपल तुम्हारा ये थर्मस फ्लास्क हो गया, और एग्जांपल एक यूनिवर्स भी इसका हो जाता है। ठीक है, अब देखो जब हम इसकी बात करते हैं तो आगे हम तुम्हें ये भी तुम जान लो कि प्रेशर, गैसेस में प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द मोलिक्यूल ऑफ गैसेस आर इन रैंडम मोशन। जानते हो कि तुम्हारा ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलता है कि तुम्हारा कि जो मोलिक्यूल है गैस का वो क्या होता है, हमेशा रैंडम, मतलब इधर उधर मूवमेंट में रहता है ड्यू टू रैंडम मोशन। जैसे तुम देख लो, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो क्या कोई डायरेक्शन नहीं है तो जो मोलिक्यूल है वो ऐसे से, कभी इधर ऐसे, कभी यहाँ हो गया, कभी वहाँ, ऐसे से मूव करते रहता है हमेशा। ठीक है, ये कौन कहता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहता है। ड्यू टू रैंडम मोशन दे कोलाइड ईच अदर। मतलब क्या, अगर किसका डायरेक्शन है ही नहीं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। एग्जाम्पल भीड़ है, भीड़ में किसी का कोई डायरेक्शन नहीं है तो क्या होता है, बार बार तुम टकरा, तो लाइक मेला, मेला में तुम घूमने जाते हो, बार बार क्या होता है तुम्हारा टकराव किसी से किससे जाता है। मतलब क्या होता है, तुम एक दूसरे से टकराते हो, टकराने के कारण जो भी, ठीक है, टकराने के कारण जो भी तुम्हारा बाहर निकल के आता है, मतलब क्या कि तुम इधर उधर निकल आते हो, अगर कोई भीड़ से टकराएगा तुम थोड़ा सा अलग चल जाते हो या इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन मूव करते हो। वैसे ही होता है तुम्हारा गैसेस में, उसका मोलिक्यूल फ्री मूव रहता है, उसका डायरेक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो वो कहीं कहीं जाके और आपस में टकराते रहेगा। इसका कारण क्या तुम्हारा होगा कि जो जनरेट होता है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब वैसे देखो प्रेशर ये तुम्हारा हो गया। अब देखो प्रेशर का जो किसका फंक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछेगा, अभी मैं बता रहा हूँ ये तुमसे पूछेगा। प्रेशर किसका फंक्शन होता है, प्रेशर बेसिकली टेम्परेचर और डेंसिटी का होता है। ठीक है, याद रखना। अब देखो एनर्जी, एनर्जी का क्लासिफिकेशन, एनर्जी का डिफिनेशन तुम्हें पता है एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, एनर्जी कितने टाइप का होता है, एनर्जी बेसिकली तुम्हारा दो टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहला उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव, और दूसरा एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव का एक और अलग नाम है क्या, इंट्रिसिक। तुम्हें सब दिख रहा होगा, इंट्रिसिक और एक्सट्रिसिक।
ये क्या है, एक्सटेंसिव का अल्टरनेट नाम है, ठीक है। देखो इसका कैरेक्टर बेसिकली डिफाइन है, क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, इंटेंसिव क्या होता है, ठीक है। इंटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव देखो आई फॉर इंटेंसिव होता है, आई से इंटेंसिव मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट मतलब मास। सिंपली जो तुम्हारा इंटेंसिव एक्सटेंसिव होता है वो मास पे डिपेंड करता है, तो इंटेंसिव क्या हो गया, आई फॉर इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब क्या होगा, उसको मास से कोई मतलब नहीं है कि क्या मास हो रहा है, 2 kg 3 kg, कोई मतलब नहीं है। अभी याद करने का तरीका क्या होगा तुम्हारा, आई फॉर इंटेंसिव होता है और आई फॉर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब क्या होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास अंडर कंसिडरेशन। अब देखो एग्जाम्पल जैसे क्या, ये बहुत पूछेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है, तो तुम आराम से बता दो कि तुम्हें मैं सब बता रहा हूँ। एग्जाम्पल प्रेशर, प्रेशर तुम्हारा फंक्शन किसका नहीं होता, मास का नहीं होता है, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी मास से इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या हो गया तुम्हारा, म्यू क्या बोलते हैं तुम्हारा, म्यू क्या बोलते हैं तुम्हारा, म्यू म्यू बेसिकली क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी। ये फ्लूइड में तुम्हें पढ़ा है, फ्लूइड में पढ़ा हूँ, बताऊंगा तुम्हें। डायनेमिक विस्कोसिटी मास पे से इंडिपेंडेंट होता है। विस्कोसिटी, ठीक है, ये विस्कोसिटी क्या होता है, ये भी तुम्हारा इंडिपेंडेंट होता है। और इसके अलावा कुछ और एक चीज याद रखना, जहाँ पे भी स्पेसिफिक लग गया, स्पेसिफिक मान लो स्पेसिफिक प्रेशर या स्पेसिफिक कुछ भी, स्पेसिफिक हीट भी लग जाएगा, स्पेसिफिक कुछ भी लग जाएगा तो तुम्हारा, या स्पेसिफिक वॉल्यूम लग जाएगा, तो सब क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये तुम्हें इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव की, तो एक्सटेंसिव क्या होता है, मतलब डिपेंडेंट ऑन मास। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि आई फॉर इंटेंसिव आई फॉर इंडिपेंडेंट, मतलब क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक्सटेंसिव क्या होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, मास पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल तुम्हारा हो गया एनर्जी, वॉल्यूम, ये क्या इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सब मास पे डिपेंड करता है। इसका इक्वेशन मैं लास्ट में तुम्हें बताऊंगा कि क्यों ये कैसे हो रहा है, ऐसे रखना नहीं है, तुम्हें सब समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जिसमें एग्जांपल तुम्हारा बहुत, इसे दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा तुम्हारा, डिपेंडेंट ऑन मास, मतलब क्या होगा, जैसे एनर्जी, वॉल्यूम तुम्हारा हो गया, इंथैल्पी हो गया, इंट्रोपी हो गया, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम लिख लो, देखो, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी, ठीक, देख लो क्या होता है, प्रॉपर्टी जो तुम्हारा होता है, मतलब क्या हो गया, बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो प्रॉपर्टी होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है, और स्टेट फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट और पास्ट हिस्ट्री, क्यों, सब मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है तुम्हारा, पॉइंट फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी, जैसे देख लो तुम्हारा कोई भी एग्जाम्पल या ले लो, तुम्हारा मरकरी है, मरकरी का जो तुम्हारा डेंसिटी है वो अगर 1 kg में जितना है, अगर हम उसको कहीं ½ kg अलग कर लेंगे तब भी उसका तो उतना ही रहेगा डेंसिटी, जो 13.6 × 3 होता है, तो उतना ही रहेगा, डेंसिटी चेंज नहीं कर रहा है उसका, ठीक है, तो डेंसिटी उतना ही हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है ना। अब देखो ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब क्या हो गया, ये पहले 1 kg मरकरी था, अब उसका डेंसिटी 13.6 है, और उसके बाद ½ kg का हाफ kg का 2 कर लिए, तो दोनों का डेंसिटी उतना ही अलग अलग हो, दोनों डेंसिटी सेम ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। पहले कितना था 13.6 × 3, अब क्या हो गया 13.6 × 3, मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो डेंसिटी है वो सेम ही है, तो वो पास्ट पे कहाँ डिपेंड कर रहा, नहीं कर रहा है। और पास्ट में इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, किसका, प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तुम्हारा इसके बारे में, वर्क और हीट के बारे में, ये तो प्रॉपर्टी के बारे में पता लग गया तुम्हें। अब वर्क और हीट के बारे में क्या होता है, ये पाथ फंक्शन होता है, कैसे पाथ फंक्शन होता है, इसका पाथ फंक्शन होता है, इसके बारे में देखो कैसे पाथ फंक्शन होता है, कि जब हम बात करते हैं पाथ फंक्शन की, तो देखो कोई बॉक्स है, यहाँ से यहाँ हम बॉक्स ले जाना है, ठीक है, तो देखो इस पे कुछ फोर्स लगेगा, मान लो F न्यूटन का इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, ठीक है, तो मान लो इसके बीच में 5 किलोन्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। अगर हम यहाँ डालेंगे, इस यहीं तक बॉक्स लाना है, तो ये क्या हो गया, F हो गया, यहाँ पर मान लो कुछ इससे तो कम लगेगा और पूरा तो नहीं लगेगा, तो ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जो वर्क हो रहा है, वर्क इस पे जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। हीट हो गया तुम्हारा, मान लो पहले 10 किलो जूल हीट था, कि ठीक है, इसके लिए कुछ एनर्जी लगाए, ठीक है, ठीक है, 10 किलो जूल चाहिए,
अगर हम उसको 20 करना चाहते हैं तो क्या होगा, उसमें चेंज जो हीट सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। और ये पाथ हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, कर रहा है ना, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, क्या वर्क। तो जिस भी इतना वर्क जितना हम किए, तो ये तो पिछले पे डिपेंड कर रहा है ना, कि अगर हम मान लो कम फोर्स लगाएंगे तो ये कम दूर हो जाएगा, तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब आगे देख लो, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस, मतलब सिस्टम का स्टेट और उसका प्रोसेस। एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम इक्वल स्टेट, समझ गए, मतलब किसी भी कंडीशन में जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ये सब तुम याद रखना और ये सब नोट डाउन करते जाना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पूछेगा कि स्टेट क्या होता है ना, तुम बता दो। किसी भी कंडीशन ऑफ द सिस्टम, किसी भी कंडीशन में जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। अब आगे हम बात क्या करते हैं, तुम्हारा ये देखो, ठीक है। द स्टेट इज स्पेसिफाइड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, मतलब किसी भी का स्टेट हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इफ एनी ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, देन चेंज इज कॉल्ड अ प्रोसेस, ठीक है। मान लो पहले किसी भी प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है, कोई सा भी प्रॉपर्टी में चेंज हो, मतलब क्या होगा, जब प्रॉपर्टी में चेंज होगा उस स्टेट में चेंज हो जाएगा। स्टेट में चेंज होगा तो क्या होगा तुम्हारा, वो क्या हो रहा है, तुम्हारे एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो इसी को हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इतना तक तुम्हें पता हो गया होगा, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या हो गया, अगला तुम्हारा हो गया, द इनफाइनाइट स्टेट्स थ्रू विच द सिस्टम प्रोसेस वाइल गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट कॉल्ड प्रोसेस पाथ। मतलब किसी का इनफाइनाइट हम चेंज करना चाह रहे स्टेट में, ठीक है, तो वो इनिशियल से फाइनल के बीच में जो भी तुम्हारा जो स्टेट चेंजेज होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस पाथ बोलते हैं उसका, ठीक है। अब देखो ये कॉसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये द प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड। अब देखो प्रोसेस पूछ रहा है, प्रोसेस तुम्हारा पूछ रहा है कि प्रोसेस कि क्या क्या होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस बेसिकली दो होता है, एक कॉसिस्टैटिक प्रोसेस, एक नॉन कॉसिस्टैटिक प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना किसको बोलते हैं कॉसिस्टैटिक प्रोसेस, किसको बोलते हैं नॉन कॉसिस्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम कॉसिस्टैटिक की बात करते हैं तो क्या होता है कि ये और इसका जो कर्व बनता है, ये जो देख लो पीवी डायग्राम, ये तुम्हारे दिख रहा है ना पीवी डायग्राम, हाँ दिख रहा है, देखो ये वाई तुम्हारा हो गया, ये एक्स तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये मान लो यहाँ से एक शुरू कोई हुआ, दो, तो एक यहाँ है, एक सेकंड पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये लाइन बनेगा, ये जो पूरा जॉइंट लाइन बनेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जॉइंट मतलब ऐसा बनता है, ठीक है। एक दूसरा नॉन कॉसिस्टैटिक में जो ये जो तुम्हारा होता है पीवी डायग्राम में जब हम देखेंगे तो ये डॉटेड बनता है, देखो प्रोसेस वन हो, ये पॉइंट वन हो गया, पॉइंट टू पे जाने में क्या होता है, डैश लाइन बनता है, ठीक है, ठीक। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये पिस्टन है, ये वाला पिस्टन पार्ट है, ये वाला एक सिलेंडर है, इसमें कोई गैस है, यहाँ पे हम प्रेशर मेजर करने के लिए कुछ लगा लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम कॉसिस्टैटिक प्रोसेस में प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, पिस्टन को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर कंप्रेस, ये बिफोर कंप्रेशन का है, जो आफ्टर कंप्रेशन होगा वो क्या होगा, तुम्हारा जो ये मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस होगा ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा लगभग सारे मॉलिक्यूल के बीच में। मतलब समझ गए ना, क्यों होगा, ये कॉसिस्टैटिक प्रोसेस का ये है, ये होना ही है कि जब बिफोर मान लो इसमें कोई गैस है, ठीक है, पिस्टन को जब हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है तुम्हारा कि जो मॉलिक्यूल है ये अंदर का जो गैस के बीच का वो आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा तुम्हारा, क्या रहेगा तुम्हारा, जो डिस्टेंस इसमें जो बनेगा दो मॉलिक्यूल के बीच में ये सेम रहेगा। मान लो इसमें इस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोई डिस्टेंस है 1 मीटर, एक चलो 1 माइक्रोमीटर समझ लो, ठीक है। इसमें 0.5 है, तो इसमें इस दोनों सारे मॉलिक्यूल के बीच में 1 माइक्रोमीटर ही तुम्हारा 1 माइक्रोमीटर ही डिस्टेंस होगा, इस दोनों के बीच का आपस का डिस्टेंस, ठीक, सेपरेट होगा। और इसमें देखो आफ्टर कंप्रेशन मान लो इस दोनों में 0.5 है, तो यहाँ पे 0.5, इस मॉलिक्यूल के बीच में 0.5, इस मॉलिक्यूल के बीच में 0.5, मतलब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस आफ्टर कंप्रेशन रहेगा वो भी सेम रहेगा सारे मॉलिक्यूल के बीच में, और जो बिफोर कंप्रेशन है तो उसमें जो डिस्टेंस है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में वो भी सेम रहेगा, ठीक है। यही तुम्हारा एक्सपेंशन के साथ भी होता है। मान लो कि तुम्हारा कि ये वाला पार्ट है, देख लो इसमें क्या होगा, मान लो ये
पहले से कंप्रेस्ड है, ठीक है। अब इसको पहले से कंप्रेस्ड है तो इस दोनों के बीच का मॉलिक्यूल का डिस्टेंस इसके मॉलिक्यूल का डिस्टेंस मान लो x है, ठीक है। तो ये इसके बीच का x है तो ये इसके बीच का डिस्टेंस भी x होगा, इसके बीच का भी डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, मॉलिक्यूल के बीच में सारा डिस्टेंस सेम होगा। अगर आफ्टर कंपैरिजन देखते हैं, ये मान लो इस और ये मॉलिक्यूल के बीच में तुम्हारा y डिस्टेंस है, दिख रहा है ना, ये दो मॉलिक्यूल, इसका भी डिस्टेंस अगर y है तो ये और ये मॉलिक्यूल के बीच में भी y डिस्टेंस होगा, यानी 4 और 5 मॉलिक्यूल के बीच में भी y होगा, 5 और 6 मॉलिक्यूल के बीच में ये होगा। इसके और इस मतलब समझ रहे हो ना कि सारे मॉलिक्यूल के बीच में तुम्हारा क्या हो गया, डिस्टेंस तुम्हारा सेम रहता है, ठीक है। लेकिन वैसा नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में नहीं होता है, ये चीज तुम याद रखना, उसमें नहीं हो पाता है। अब देख लो, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, हमेशा याद रखनी है, तुम्हारा पूछता है बहुत बार। क्वासिस्टैटिक प्रोसेस जो होता है तुम्हारा क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, सबसे पहले देख लो। उसके बाद क्वासिस्टैटिक प्रोसेस इज डन ओनली फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा वहाँ पे क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या है तुम्हारा, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा तो उसमें हीट लॉस हो जाएगा, उसका जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगा, तो वो रिवर्स कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अ प्रोसेस इज सेड टू बी नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस इफ इट्स टेक प्लेस इन वेरी फास्ट मैनर, समझ गया। अ प्रोसेस इज सेड टू बी नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जो कि बहुत तेजी से होता है कोई प्रोसेस मैनर। ये प्रोसेस टेक्स प्लेस इनफिनिटली स्लोली, इट इज कॉल्ड अ क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। मतलब क्या होगा, सिंपल, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस तुम्हारा होता है जो बहुत स्लोली होता है, तो वो क्वासिस्टैटिक प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें कोई लॉस नहीं हो पाता है, और फ्रिक्शन लॉस तो हम पहले ही निकल कर चुके हैं। और नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है कि बहुत वेरी फास्ट मैनर में होता है, वेरी फास्ट मैनर में होने के कारण क्या होता है, बहुत सारा लॉसेस होता है, तुम्हारा शॉक लॉस हो गया, शॉकिंग के कारण कुछ लॉस लगता है, तो समझ रहे हो ना, इसलिए इसे नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। क्वासिस्टैटिक प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय जॉइंट लाइन, यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है कि पीवी डायग्राम पे क्या होता है तुम्हारा, जॉइंट लाइन का के जॉइंट लाइन में तुम्हारा क्या होता है, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस होता है। क्वासिस्टैटिक प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय जॉइंट लाइन ऑन प्रॉपर्टी डायग्राम प्रेशर और वॉल्यूम तुम्हारा क्या प्रॉपर्टी होता है। वेयर इज नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द डैश्ड लाइन, नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस तुम्हारा है डैश लाइन में क्या गया है, मतलब क्या होगा कि कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग क्वासिस्टैटिक प्रोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन यूनिफॉर्म, ये तुम्हें मैंने बताया था कि ड्यूरिंग क्वासिस्टैटिक प्रोसेस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन यूनिफॉर्म, वेयर इज नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस द प्रॉपर्टी आर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी उसका सेम रहेगा किसमें, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में, लेकिन प्रोसेस होने के बाद भी और प्रोसेस के पहले, लेकिन जो नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में सेम तुम्हारा नहीं रह पाता, ठीक है। देखो ये फ्रिक्शन लेस क्वासिस्टैटिक प्रोसेस बिकम्स रिवर्सिबल है तुम्हारा, पहले बता दो क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम मानते हैं कि बेसिकली कि तुम्हारा क्या होगा, फ्रिक्शन लेस हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगला है तुम्हारा, ये पूछिए भी तुमसे पूछेगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, तो देख लो अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, एक प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलेंगे, प्रोसेस इफ it is possible to reverse the process following the same path without any net changes in the system and the surrounding and otherwise irreversible, ठीक है। क्यों, देखो क्या है, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब तुम आगे देखो, आगे तुम्हें क्या बोल रहा है, रिवर्सल प्रोसेस, रिवर्सल दो प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो देख लो क्या कौन कौन क्या होता है तुम्हारा। प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस इफ इट इज पॉसिबल टू रिवर्स द प्रोसेस फॉलोइंग, हाँ ठीक है। अब देखो ये क्यों, ये डायग्राम तुम पीवी डायग्राम देखो, उसमें क्या है तुम्हारा, अगर ये पॉइंट 1 है पॉइंट 2 तक जाना कोई प्रोसेस हो रहा है तो ये ऐसे गया, और यही अगर सेम वहाँ पे वापस आ जाएगा तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा रिवर्सल प्रोसेस है। लेकिन अगर मान लो कि जैसे कोई प्रोसेस हो रहा है, यही तुम्हारा पीवी डायग्राम देख लो, पीवी डायग्राम तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे हो गया 1 और प्रोसेस 2, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिवर्सल प्रोसेस, ठीक है। और अगर दूसरे क्यों, और ये रिवर्स ऐसे ही आ गया, ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया, और अगला जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये देखो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये गया तो ऐसे लेकिन आया ऐसे दूसरे पास से, तो तुम्हारा ये क्या, ये लॉस हो गया ना इतना, तो ये तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। और एक और रिवर्सल प्रोसेस में कभी नेट चेंज होता है इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। अगर चेंज कुछ भी हो गया तो तुम्हारा क्या हो गया, बेसिकली ये तो रिवर्सल प्रोसेस में आ जाता है। तो आगे हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है
ये सब लेवल के एग्जाम में जितना होता है ना वो तुमसे पूछेगा। और ये सब मुझे आइडिया क्योंकि मैंने आईएएस का प्रीलिम्स 2 बार क्लियर किया है, ठीक है। देखो माइक्रोस्कोपी क्या होता है? इट इन दिस अप्रोच द इंडिविजुअल मोलिक्यूल बिहेवियर इज डिसरिगार्डेड एंड एवरेज बिहेवियर टेकन। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है मोलिक्यूल का बिहेवियर हम नहीं लेते हैं। मतलब क्या होगा, ठीक है, क्या हम उसका बिहेवियर लेने क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं, एवरेज बिहेवियर ले लेते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्कोपी, ठीक है। दिस अप्रोच कैन बी अप्लाइड इन द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। मतलब क्या होगा, इफ द कंटिन्यूम कंसेप्ट, ठीक है, तुम्हारा समझ में आ गया। माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक में सीधा तुम याद रख लो। माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, मोलिक्यूल का बिहेवियर इंडिविजुअल नहीं लेते हैं, कैसे लेते हैं, हम उसका एवरेज कर देते हैं बिहेवियर लेने के लिए, ठीक है। और माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि दिस अप्रोच इज अप्लाइड व्हेन द मैटर बिकम्स ए रेयर वेरी लो डेंसिटी, ठीक है। क्यों, जब जैसे गैस होगी, गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है, मरकरी का बहुत ज़्यादा, मरकरी के जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, क्यों, ठीक है, क्योंकि उसमें एवरेज बिहेवियर ले लेते हैं। और माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं कि अप्रोच इसमें क्या करते हैं कि जब डेंसिटी बहुत कम होता है तो हम उसका इंडिविजुअल क्या लेते हैं, बिहेवियर लेते हैं, उसमें एवरेज नहीं करते। एवरेज पटे बिकम्स अनमीनिंगफुल हो जाता है जब हम लेते हैं तो, ठीक है। अब समझ गया ना। अब माइक्रोस्कोपिक कहाँ यूज करते हैं, ये देख लो, माइक्रोस्कोपिक कहाँ यूज करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, मतलब स्पेस को एक्सप्लोर करने में कौन सा यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपी, ये सब याद रखना, ठीक है। अब कंटिन्यूम क्या होता है, मैटर कैन बी कंसिडर्ड कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट टेकिंग इन द अकाउंट टू बी वाइड प्रेजेंट, ठीक है। कंटिन्यूम पता है क्या होता है, कंटिन्यूम क्या होता है, मान लो कोई मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर है, जैसे कि उसका कोई मैटर का क्या तुम्हारा ऐसे ऐसे उसका मोलिक्यूल है, तो कंटिन्यूम में क्या करते हैं, इसके बीच का जो वर्ड्स होता है ना उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम मानते ही नहीं इसके बीच का वर्ड, हम मानते हैं कि जो मोलिक्यूल है जो ऐसे है, बिल्कुल 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 कोई गैप ही नहीं है, ऐसे कोई गैप नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यूम बोलते हैं। मतलब क्या होगा, उसका वर्ड्स को नेग्लेक्ट कर दे, उसको किसी भी मोलिक्यूल के बीच का जो गैप है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको कंटिन्यूम के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है, माइक्रोस्कोपी में हम एवरेज बिहेवियर लेते हैं, न कि कौन सा बिहेवियर, इंडिविजुअल, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो सब्सटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या तुम्हारे सब्सटेंस की बात करें, तुम्हारे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखो सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर, सब्सटेंस प्योर जब बोले सब्सटेंस इफ इट इज होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। मतलब क्या हो गया कि उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, प्योर सब्सटेंस। मान लो कि कंपोजिशन, अब H2 वाटर है तो वाटर ही रहेगा, ये नहीं कि उसका किसी के साथ मिक्स करने तो कुछ और बन जाएगा, तो वो नहीं कहलाएगा क्या, सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होगा तुम्हारा कि उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। जैसे प्योर सब्सटेंस में क्या होगा तुम्हारा, ऑक्सीजन और इनटू दोनों को मिक्स करने में क्या होगा, गैस ही रहेगा, कोई दूसरा तो चीज़ बन नहीं रहा है, तो क्या होगा तुम्हारा ये बेसिकली प्योर सब्सटेंस। वाटर वेपर, वाटर वेपर का कंपोजिशन क्या होगा तुम्हारा, क्या हो गया, हाँ प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों को मिलाएंगे तो प्योर सब्सटेंस होगा। लेकिन जब हम करेंगे ऑयल और वाटर प्योर सब्सटेंस कहाँ हो गया, उसका केमिकल पोजीशन चेंज हो गया, ऑयल ऊपर फ्लोट कर जाएगा, वाटर नीचे हो जाएगा। गैसेस एयर प्लस लिक्विड एयर, नहीं ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो मॉइस्चर अलग हो जाता है ना इससे। इसको डिफाइन करने के लिए एक नया रूल आया था, इसको क्या बोलते हैं, गिब्स रूल। मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली तुम्हारा निकालने के लिए इसमें सब्सटेंस में, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये P + F = C+N, ठीक है। ये कैसे याद रखेंगे, तुम ये छोड़ दो, ये तुम याद रखना। जब भी तुम बात करोगे थर्मोडायनेमिक्स में कि तुम्हारा पूछा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत जगह होता है, तो यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सब्सटेंस के बारे में। तो सब्सटेंस की बात करते हैं, तुम यहाँ पे क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, P + S = C+2। P क्या होता है, नंबर ऑफ फेज, मतलब कितना फेज है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, या फिर ये दोनों फेज 2 है या 3 है, ठीक है। C क्या होगा, नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसमें केमिकल कंपोजिशन कितना है, ठीक है। अब देखो F क्या होगा तुम्हारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो याद रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P + F = C+2, where P =
नंबर ऑफ फेज कितना है, एफ तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो तुम्हें निकालना है, सी तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन हो गया, और दो तुम बस ऐसे पुट कर देना। बेसिकली एन होता है, ठीक है ना, लेकिन हम एन की जगह हमेशा थर्मोडायनामिक्स में 2 यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल तुम देख लो, एग्जाम्पल की बात करें तो तुम देख लो कि अब देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, O2 और N2। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कितना आएगा, तो सिंपल, एक तो ऑक्सीजन हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन का, तो है कि तुम्हारा नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन है 2 है, क्यों, एक ऑक्सीजन भी है और एक नाइट्रोजन ही है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, P प्लस F इजकल टू C+2 फॉर्मूला होता है। P नंबर ऑफ फेज, फेज क्या है, दोनों तो गैस है, तो P इजकल टू 1 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालना है, C केमिकल कंपोजिशन कितना हो गया, 2 है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगा। अगला देख लो, वाटर प्लस वाटर वेपर, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, सीधा बार बार रटोगे तो याद हो जाएगा, बोलना क्या होता है तुम्हारा, P प्लस F इजकल टू C+2। P तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ फेज, कितना उसमें फेज है, F तुम्हारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, C केमिकल कंपोजिशन 2 हो गया, ठीक है। तो तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो एक वाटर वेपर है, तो फेज कितना है, 2, एक वाटर है और एक वाटर वेपर, ये गैसेस फेज में हो गया, 2 फेज हो गया, एक लिक्विड एक गैस, 2 फेज हो गया, 2 यहाँ पुट कर दिए। F निकालना है, अगला C कंपोजिशन, तो इसमें कंपोजिशन क्या, दोनों में वाटर ही है, तो कंपोजिशन तुम्हारा सिर्फ 1 हो गया, और प्लस 2 F डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। और देखो जब हम ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम तुमसे बहुत पूछता है कि ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो हमेशा याद रखना 0। कैसे, प्रूफ यहाँ है, देखो P प्लस है C+2, फेज तुम्हारा ट्रिपल पॉइंट क्या हो गया, लिक्विड सॉलिड गैस तीनों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कंपोजिशन तुम्हारा एक ही है, क्या है, एक वाटर, ठीक है, मान लो केमिकल वाटर रख लो, जहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे तुम्हारा तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोजिशन 1 हो गया, ये तुम्हारा प्लस 2 0, याद रखना। ट्रिपल पॉइंट पे ऑलवेज डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब आगे